Hello everyone, welcome to IRC Chemistry. In this video we have started a whole new series of the summaries of chapters of Claydon. हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लेडन के और कैरोथर्स के उन सभी का समरी आएगा, क्योंकि अभी जून का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उस जून के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, तो ये समरी वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो इस वीडियो में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लेडन का, जैसे कि शुरुआत कहाँ से होता है, इनोलेट केमिस्ट्री से होता है, बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। इफ़ यू पीपल आर वांटेड द समरी वीडियोस ऑन दैट चैप्टर एज वेल, तो हम उस पर भी बनाएंगे। बट एज फार एज योर CSIR जून 2020 इज़ कंसर्न, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बनाएंगे जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। इस वीडियो में हम लोग जो पहला चैप्टर है इनोलेट केमिस्ट्री का, फॉर्मेशन एंड रिएक्शन ऑफ इनोल्स एंड इनोलेट्स, उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो IRC केमिस्ट्री एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। ऑलरेडी बहुत लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। जितनी भी वीडियो की अपडेट्स हैं, नोट्स हैं, PDF हैं, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मेशन एंड रिएक्शन ऑफ इनोल्स एंड इनोलेट्स। तो इस टॉपिक में सबसे पहला जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ इनोल्स। पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इनोल्स। फॉर्मेशन ऑफ इनोल्स। अब इनोल्स आप दो टाइप से बना सकते हो। पहला है एसिड कैटेलाइज्ड एंड दूसरा है बेस कैटेलाइज्ड। दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है। सपोज यू हैव एनी कार्बोनिल कंपाउंड, ये मेरे पास है कोई कार्बोनिल कंपाउंड है कीटोन। यहाँ पे मैंने क्या किया, एसिड दिया, एसिड के ट्रेसेस दिए, एंड ये जो CO ग्रुप O ग्रुप है इट विल गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। अब क्या होगा, अब H का एब्स्ट्रक्शन होगा एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। तो ये जो आपका फॉर्म है इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, और इसे हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। सो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने इक्विलिब्रियम साइन बनाया है उसमें जो कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, उसका कंटेंट कम है और कीटो फॉर्म का कंटेंट ज़्यादा है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि कब कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा, कब इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा इन द सेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल्स। राइट नाउ वी आर स्टिक टू दैट। अब हम देखते हैं बेस कैटेलाइज से कैसे आप बना सकते हो इनॉल को। सो बेस कैटेलाइज्ड में वी आर यूजिंग सम बेस। सपोज वी हैव OH नेगेटिव एंड इट विल गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, और फिर यहाँ से कार्बोनाइन बनेगा और इसको आप डीलोकलाइज करवा दो लाइक दिस, और ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज द इनोलेट, नॉट इनॉल, ये इनोलेट है। अब ये क्या करेगा, एक H पॉजिटिव को ग्रैब करेगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। तो आपने क्या देखा कि एसिड के केस में कोई भी इनोलेट नहीं बन रहा था, बट आप जब इनॉल बेस कैटेलाइज से बनवा रहे हो तो इनोलेट एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट। सो इन केस ऑफ बेस कैटेलाइज्ड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट व्हिच इज इनोलेट। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इनॉल है इन केस ऑफ बेस कैटेलाइज्ड वो कुछ इस तरीके से है, ये है मिथाइल। तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इक्विलिब्रियम में होता है, किसके साथ, इनोलेट के साथ, इस तरीके से। और फाइनली आपका इनोलेट जो है किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, इनॉल के साथ। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारे दिमाग में ये आता है कि इनॉल और जो इनॉल फॉर्म है और कीटो फॉर्म है, उन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो इस बात को यहीं पे डिस्कस करते हैं कि कौन इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक है। तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं कीटो फॉर्म के लिए लिख रहा हूँ इस तरीके से, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं लिख रहा हूँ इनॉल फॉर्म के लिए लाइक दिस। क्लियर है। अब जो कीटो फॉर्म का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इनॉल फॉर्म का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका कीटो फॉर्म का ज़्यादा होगा। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, जो कीटो का कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। हम लिखते हैं ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इज योर इनॉल, सॉरी योर कीटो फॉर्म, सो रिएक्टेंट इज योर कीटो फॉर्म, तो उसकी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी वो कम होगी कीटो के लिए, और
जो इनॉल के लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। यहाँ से ये पता चलता है। ठीक है, आप दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लो, नेगेटिव लॉग ऑफ के कीटो एंड नेगेटिव लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। जैसे ही आप नेगेटिव साइन लेते हो साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू होगी पी के इज़ योर फॉर कीटो ग्रुप एंड दिस इज़ द पी के ए फॉर इनॉल फॉर्म। पी के इज़ फॉर इनॉल फॉर्म, दिस इज़ फॉर इनॉल फॉर्म। सो पी के वैल्यू किसकी ज़्यादा आई, कीटो की आई, और पी के वैल्यू इनॉल की क्या आई, कम आई। इसका मतलब क्या है, एसिडिक कौन है, कीटो फॉर्म इज लेस एसिडिक देन इनॉल फॉर्म। आपको पता है ये कि जिसकी पी के वैल्यू ज़्यादा होती है वो लेस एसिडिक होता है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आया कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के बारे में कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो दो बातें हम लोगों ने यहाँ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल से सीखी कि दो कंडीशन में बनाया जा सकता है, एसिड कैटालाइज्ड एंड बेस कैटालाइज्ड। जब आप बेस कैटालाइज्ड में इनॉल फॉर्म बनाते हो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विच इज इनोलेट। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि इनॉल और कीटो फॉर्म में एसिडिक कौन है। तो आपका जो इनॉल फॉर्म है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म, वो भी हमने देख लिया। चलिए ठीक है, अब हम लोग रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी में देखते हैं किस तरीके से इनोलेट जो है रिएक्ट करते हैं। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑफ इनोलेट, रिएक्टिविटी ऑफ इनोलेट। तो इनोलेट अगर मैं बनाऊं, ये हम लोगों ने अभी ऊपर बनाया था इनोलेट लाइक दिस, इस तरीके से ये हमारे पास इनोलेट है। तो रिएक्टिविटी के लिए आपको दो सेंटर दिख रहे होंगे, एक तो CH2 सेंटर कार्बन सेंटर और एक ऑक्सीजन सेंटर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों सेंटर पर रिएक्शंस हो सकती हैं। अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन सेंटर पे कब रिएक्शन होगी और कार्बन सेंटर पे कब रिएक्शन होगी। तो इसको समझने के लिए एमओ डायग्राम बनाते हैं। तो ये हम लोग बनाते हैं लूमो, जिसको मैं शाई 1 से लिख रहा हूँ, और बनाते हैं होमो, जिसको मैं शाई 2 से लिख रहा हूँ, इस तरीके से। और टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। अब मैं दोनों का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। ये ऑक्सीजन की लोब है और यहाँ पे भी हम बनाते हैं, ये कार्बन की लोब है और ये ऑक्सीजन की लोब है। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल पिक्चर को आपको देख के ये पता चल रहा है कि HUMO में कार्बन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और LUMO में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे कारण ये है कि जो ऑर्बिटल एनर्जी है ऑक्सीजन की वो कम है। क्यों? कि बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम, इसलिए उसका LUMO में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो इनोलेट में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि मतलब जो रिएक्शंस होंगे इनोलेट की वो दो टाइप से हो सकती हैं। एक तो रिएक्शन हो सकती है ऑर्बिटल ओवरलैप से और एक हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होमो और लूमो में होमो जो आपका होता है ये रिएक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, रिएक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, रिएक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो रिएक्शन दो टाइप से होती है। अगर आपकी रिएक्शन ऑर्बिटल ओवरलैप से ड्रिवन है तो वो कार्बन सेंटर पे होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप में होमो पार्ट लेता है और होमो में कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज़्यादा है? कार्बन का। इसलिए रिएक्शन कहाँ से होगी? कार्बन सेंटर से। अगर रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ड्रिवन है तो वो ऑक्सीजन सेंटर से रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला पॉइंट, इफ reaction is driven by orbital overlap. If reaction is driven by orbital overlap, then reaction takes place at carbon center, ठीक है, रुक जाओ, कार्बन का सेंटर लिख देते हैं, एट कार्बन सेंटर।
अगर जो रिएक्शन है हमारी, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ड्रिवन है, इफ रिएक्शन इज ड्रिवन बाय force of attraction, then reaction takes place at oxygen center, ठीक है, at ऑक्सीजन सेंटर। तो ये हम लोगों ने दोनों रिएक्शन देखी कि अगर ये जो रिएक्टिविटी ऑफ इनोलेट है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपके पास लूमो है, आपके पास होमो है। होमो में कार्बन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जितनी भी रिएक्शन और वाइटल ओवरलैप से होती है वो सारी की सारी आपसे जाएंगी कार्बन सेंटर से, और जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ड्रिवन है वो सारी की सारी ऑक्सीजन सेंटर से जाएंगी। 2 एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा इनोलेट है और यहाँ पे मैंने लिखा है असाइल क्लोराइड। इसकी जब रिएक्शन आप कराओगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ड्रिवन है, ड्रिवन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अटैक कहाँ से होगा? ऑक्सीजन सेंटर से होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके से। इसका अटैक यहाँ पे होगा इस तरीके से, ये लोब ऊपर जाएगी, इंटेंसिटी ऊपर जाएगी और ये वापस नीचे आएगी और क्लोरीन जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूल बन गया कुछ इस तरीके का ये। ठीक है, अगर यही रिएक्शन मैं करवाता हूँ किसी भी अल्काइल हैलाइड से, मान लो ये अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे हमारा इनोलेट है, क्लियर है। अब इनोलेट जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन और वाइटल ओवरलैप से होती है, ड्रिवन बाय ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, तो होगा क्या, RX का जो सिग्मा स्टार है उसके अंदर कार्बन सेंटर अटैक करेगा कुछ इस तरीके से, ये X निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, ये आ गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। तो दोनों रिएक्शन में आपने देखा कि पहली रिएक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ड्रिवन थी, दूसरी रिएक्शन ऑर्बिटल ओवरलैप से। तो ये हम लोगों को सारी बातें समझनी थी एज फार एज दी रिएक्टिविटी ऑफ इनोल्स इज कंसर्न। अब देखते हैं कि इनोलेट जो है हम कितने टाइप के इनोलेट बना सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको जो इनोलेट बना के दिखाया है वो कीटोन में या एल्डिहाइड में बना के दिखाया है। अब एसिड के भी इनोलेट आप बना सकते हो, एसिड डेरिवेटिव्स बहुत सारे हैं, एस्टर, एमाइड, एसाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो हम हेडिंग डाल लेते हैं इनोलेट्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव, इनोलेट्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले तो बताता हूँ कि एसिड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास अमाइड है, हमारे पास एस्टर है और हमारे पास एसाइल क्लोराइड है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इन सभी से हमें इनोलेट बनाना है, तो कैसे बनेंगे इनोलेट? ऑब्वियस बात है, आपको बेस चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेस ऐड करो। तो आपने इनोलेट बनाने की कोशिश की, आपने बेस ऐड किया, तो हुआ क्या, इनोलेट बनने की बजाय प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो गया और एसिड बेस रिएक्शन हो गई। क्लियर है? अब हम अमाइड में करा के देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई। यहाँ पे भी हम लोगों ने इनोलेट बनाने की कोशिश की। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये एक कार्बन का एच है, ये एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे भी कार्बन का एच है, ये एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन हुआ कौन सा एच? ये वाला एच हुआ। अब अमाइड में भी हम यही देखेंगे, अमाइड में देखो ये होता है, NH नेगेटिव बन जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन CO बॉन्ड। तो दोनों ही केस में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड में हुआ क्या कि जब हम लोगों ने बेस लेके इनोलेट बनाने की कोशिश की तो इनोलेट में होता क्या, कार्बन का एच एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन हुआ किसका? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि इनके जो एच जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जो अटैच है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहले जब भी आप बेस ऐड करोगे और उसको कोई एक एच दिख रहा है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, तो उसको पहले खाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है। मतलब दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होती है।
तो कभी भी आप एसिड में बेस ऐड करोगे तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, बाद में इनोलेट में इनोलेट बनने वाला है। क्लियर हो गया। अमाइड में भी आपने देखो क्या किया, H प्रोटॉन प्रेजेंट था जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा हुआ था, तो पहले वो उसका H खाएगा, बाद में वो कार्बन का H खाएगा। तो आप चाह रहे थे कि इनोलेट बने, लेकिन रिएक्शन कौन सी हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये दोनों लीस्ट इनोलाइजेबल है, ये इनोलेट आसानी से नहीं बनाते हैं, लीस्ट इनोलाइजेबल बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ये दोनों लीस्ट इनोलाइजेबल है। अब हम बात करते हैं एसाइल क्लोराइड की। तो एसाइल क्लोराइड के लिए भी हम बेस यूज़ करते हैं। खैर हमें बेस ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जो न्यूक्लियोफिलिक ना हो, क्योंकि एसाइल क्लोराइड के साथ दिक्कत ये होती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का चांसेस होता है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट बेस विच इज़ नॉन न्यूक्लियोफिलिक। तो आप कोई भी एक ले लो, Cl नेगेटिव नहीं ले सकते, खैर Cl नेगेटिव लोगे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, Cl नेगेटिव इज़ नॉट अ बेस। तो हम लोग R3N आप ले सकते हो इस टाइप से। तो ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर जो H है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये इनोलेट कुछ इस टाइप से। अब ये जो इनोलेट हमें मिला है, दिस इनोलेट इज़ नॉट मच स्टेबल, लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम विच इज़ ऑफ सुपर लिविंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा और ये यहाँ से चला जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, किटीन बन जाएगा लाइक दिस। सो किटीन इज प्रीटी मच स्टेबल एज कम्पेयर टू द इनोलेट। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एसाइल क्लोराइड में क्या हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं एस्टर पे। तो अगर आपको एस्टर मिलता है तो एस्टर में आप कोई भी अल्कोक्साइड आयन ले सकते हो। ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि जो एस्टर का एनालॉग है OMe है तो आप OMe का ही बेस लो। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता भी है तो उससे आपके कंपाउंड पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप OET ले लेते हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा ही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। तो आप वही एनालॉग लो, जैसे OMe है, OET है, जो भी है। यहाँ पे OMe है तो मैं OMe का ही बेस लूँगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा भी तो मेरे मॉलिक्यूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे फिर आपको एक इनोलेट मिल जाएगा। तो आप आसानी से एस्टर में इनोलेट बना सकते हो। तो एसिड डेरिवेटिव में हमने ये देखा कि एसाइल क्लोराइड और एस्टर दे आर इनोलाइजेबल ओके टू सम एक्सटेंट, वेयर इज इन केस ऑफ अमाइड एंड एसिड दे आर लीस्ट इनोलाइजेबल, क्योंकि जब भी आप बेस डाल रहे थे कार्बन से H निकलने की बजाय एसिड बेस रिएक्शन हो जा रही थी। ठीक है, चलो तो ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट पे। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा होगा, कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा कि इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, ये इम्पॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं पॉइंट की बात करता हूँ सीधे। अगर आपका जो इनॉल फॉर्म है, कीटो से इनॉल फॉर्म में जा रहा है, कीटो से इनॉल फॉर्म जाते वक्त हो क्या रहा है, CO पाई बॉन्ड है वो आपका टूट रहा है एंड इस तरीके से ये आपका CO बॉन्ड है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो देखो हो क्या रहा है, एक CO का जो पाई बॉन्ड है वो टूट रहा है और C बॉन्ड का पाई बॉन्ड बन रहा है। तो CO बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और C बॉन्ड क्या है, वीकर बॉन्ड है। तो वीकर बॉन्ड क्यों बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के नहीं बनना चाहेगा, इसीलिए कीटो इनॉल का जो कंटेंट होता है यूजुअली कम होता है, क्योंकि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो टूटना नहीं चाहेगा। टूट के C बॉन्ड C बन रहा है विच इज़ वीकर देन CO बॉन्ड। पर इनॉल फॉर्म किसी किसी केस में ज़्यादा होता है और वो केसेस कौन से हैं, जहाँ पे इनॉल फॉर्म में साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, जैसे 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, या फिर सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रही हो, या फिर इनोलाइजेशन से एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन हो रहा हो। इन तीनों केसेस में अगर ये तीनों केसेस आपको मिलते हैं इनॉल में, तब हमेशा इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ इनॉल इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ एग्जांपल। तो एग्जांपल देखो ये है, मान लो ये बेंजीन रिंग है, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये क्लेडिंग का ही एग्जांपल लिया है इस तरीके से। अब इसका इनोल फॉर्म बनाओ, तो ये होगा H, यहाँ से रिमूव कर दो इसको यहाँ से, तो देखो ये बन जाएगा लाइक दिस OH, और ये आपका हो जाएगा H। ठीक है, एक सेकंड, एक कार्बन मिस कर दिया हम लोगों ने, ये O है, ये H है, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, इसको जोड़ दो। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको बोलेंगे 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा, इनोल कंटेंट इज हाई। क्यों हाई है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात? ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला, इफ इनोल, अगर इनोल बनने से सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रही है तभी भी आपका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ इनोलाइजेशन involves aromaticity, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है इस टाइप से। ये है, ये आपका कीटो फॉर्म है, आप इसको क्या करोगे, आप इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखो, जैसे ही ये इनोल बना सिस्टम एरोमेटिक हो गया, सिस्टम इज एरोमेटिक। तो कभी भी ये कीटो फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा, सिस्टम इज एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपका इनोल कंटेंट क्या है, इज वेरी हाई, इनोल कंटेंट इज वेरी हाई। क्लियर है? अच्छा, अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, दे इन्वॉल्व एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, दे इन्वॉल्व एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है तो हम बोलेंगे क्या कि इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। इसके लिए मैं आपको एस्कॉर्बिक एसिड बना के दिखाता हूँ। एस्कॉर्बिक एसिड ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है समझाने के लिए। तो यहाँ पे OH है लाइक दिस, यहाँ पे OH, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन C में प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे आप जब इनोल कंटेंट बनाओगे, इनोल कंटेंट कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे H है, ये इस तरीके से ब्रेक होगा। तो ये देखो कमाल का डीलोकलाइजेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसका इनोल कंटेंट बना लेते हैं लाइक दिस, इसको बना लेते हैं, एक सेकेंड, इसको बड़ा कर लेते हैं, इधर छोटा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बनाओ आप, तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा OH लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से OH एंड दिस इज OH। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ पॉइंट्स। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।